हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप सिविक्स पढ़ना शुरू कर चुके हैं। सिविक्स में आज अपना पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द विजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये चैप्टर पढ़ना हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि हम प्रीवियसली अपनी प्रीवियस क्लासेस में 6th क्लास 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पंचायती राज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और इनफैक्ट अपने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड इट विल बी फन। So without any further delay, let's get started. Alright, the chapter name is the chapter is Vision of the Indian Constitution. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या क्या जानेंगे? हम जानेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, फिर हम देखेंगे द नीड फॉर लॉ, जरूरत क्या है किसी भी कानून की, देश के अंदर कानून की जरूरत क्या है। ओके, एंड देन व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमें क्यों चाहिए। ठीक है, देन देयर कैन बी डिसेंट्स एज वेल, लोगों के बीच में मतभेद हो सकता है, राइट। तो हम जानेंगे कि क्या ये सही है, कितना सही है, और ऐसी कंट्री में जहां पर लोगों के बीच में या पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में विवाद हो सकते हैं, मतभेद हो सकता है, विवाद नहीं मतभेद हो सकता है, तो उसके लिए हमारे देश में क्या व्यवस्था है। ठीक है, एंड देन कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ, लॉ के इंपॉर्टेंस को भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले देयर इज अ सेल्फ सर्वे फॉर यू। ऑलराइट, जरा बताइए, आपके सामने ये 3 प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स दी गई हैं, क्या आप इनके बारे में जानते हैं? यदि आप इनके बारे में जानते हैं देन यू आर ऑलरेडी जीनियस, एंड अगर आप नहीं जानते हैं देन नॉट टू वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। हम जानेंगे, ठीक है, इसी सेशन में जानेंगे। ओके, हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू। टेल मी, डज योर फैमिली हैव रूल्स फॉर एवरी फैमिली मेंबर? क्या आपकी फैमिली में हर फैमिली मेंबर के लिए कुछ ना कुछ रूल्स हैं? छोटे भाई को ये करना है, बड़े भाई को ये करना है, छोटी बहन है तो उस पर गुस्सा नहीं करना है, राइट। एंड नॉट जस्ट दिस, फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड होती ही हैं। ठीक है, नाउ टेल मी, कैन यू नेम सम ऑफ देम, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स? यस, डेफिनेटली होती हैं, सबकी फैमिलीज में होती है। ठीक है, ओके, तो सिमिलरली हमारी कंट्री के अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड होती हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिस बुक के अंदर लिखी गई हैं उसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देश कैसे चलेगा, देश के अंदर लोग किस तरह से रहेंगे, उनके अधिकार क्या हैं, और अगर उनके अधिकारों का वायलेशन होता है तो उनके क्या और अधिकार हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ ऐसा कि ये जो महान किताब है, महान बुक है, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ओके, इसको कब इनेक्ट किया गया, कब इसको अडॉप्ट किया गया, देखते हैं। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन 26th of November 1949, ठीक है, एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26th of January 1950। आपको दोनों के अंदर डिफरेंस को समझना है, आपको गलती से भी ये नहीं कहना कि ये इफेक्ट में 26 नवंबर 1949 को आया था। आप कहेंगे कि अगर आपसे पूछा गया इफेक्ट में कब आया, आप कहेंगे 26 जनवरी 1950। बट अगर वो कह रहा है व्हेन इट वाज इनेक्टेड, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जो डेट लिखी है अडॉप्ट इनेक्ट, तो वहां पे आता है ऑन दिस डे ऑफ नवंबर 26, 1949। ठीक है, तो हमें ये दोनों डेट के बीच में डिफरेंस को समझना है, याद रखना है। ठीक है, सो इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा जो संविधान है वो हमारे देश का है। ठीक है, द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट यूनियन ऑफ इंडिया इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब ये सब वर्ड्स का मीनिंग क्या है ये भी हम इसी चैप्टर के अंदर समझेंगे। ठीक है, ओके, नथिंग टू वरी अबाउट इट। ठीक है, बहुत ही इजी सी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको हम बातों बातों में, खेल खेल में समझ लेंगे। ठीक है, द इक्वलिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस, ओके, ट्रू, एंड प्लीज रिमेंबर, प्रियम्बल में जो चीज जिस सीक्वेंस में लिखी है हमें उसी सीक्वेंस में उसको याद रखना होता है। तो ये देखिए, ये प्यारा सा हमारा प्रियम्बल यहाँ पे प्रिंटेड है। आप चाहें तो इसकी एक कॉपी नेट से भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो जो भी प्रियम्बल में लिखा हुआ है उसको एक पेज पर आप लिखकर उस सीक्वेंस को देख भी सकते हैं कि अगर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसका यही सीक्वेंस है। ठीक है, जब हम बात करेंगे फ्रीडम की तो वहां पे जो सीक्वेंस आपको मिलेगा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, आपको उसी सीक्वेंस में, ठीक है, उन चीजों को याद रखना है। ठीक है, देन ओके,
through various measures and guidelines, ठीक है, the constitution of India aims to promote the country's unity and integrity amid its diversity. हमारे देश में बड़ी सारी डाइवर्सिटीज हैं। अब इन डाइवर्सिटीज के चलते हुए लोगों में रिलीजियस डाइवर्सिटीज है, लोगों में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, इन डाइवर्सिटीज के चलते लोगों में इनइक्वालिटी ना हो जाए, लोगों में क्या डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उस इक्वलिटी को बनाने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक ऐसा संविधान चाहिए था जो सभी लोगों में क्या करे, उनके राइट्स दे और जहां इक्वलिटी जो है वो बनी रहे। तो ये जो संविधान है ये इसी अप्रोच को देखते हुए लिखा गया। चलिए, अब बात यह है कि हमें लॉ की जरूरत क्यों है। जब भी हमारे दिमाग में ये सवाल आए ना कि इस चीज की जरूरत क्यों है, तो एक बार हमको ये इमेजिन करके देख लेना है कि अगर ये चीज नहीं होगी एग्जिस्टेंस में तब कैसा होगा। जरा ऐसी एक लाइफ सोचकर देखिए जहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर्स नहीं है, ठीक है, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, तो फिर आप कहेंगे ये तो एक तरह का जंगल राज हो जाएगा ना। जंगल राज में क्या होता है, कोई भी फॉर एग्जाम्पल मान लो एक जंगल में बड़े बड़े शेर हैं और कुछ एनिमल्स हैं जो उनके साथ कंपीट नहीं कर सकते, तो ये जो लायन है ये तो उनको खा जाएंगे। तो यानी कि जो वल्नरेबल क्लास है वो तो क्या हो जाएगी, वो खतरे में आ जाएगी, डेंजर में आ जाएगी, ठीक है। तो सेम इज द केस विद आवर सोसाइटी एज वेल। तो जहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा वहां पर क्या हो सकता है, इनइक्वालिटी हो सकती है। वहां जो पावरफुल है वो वीक पर्सन को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, नॉट जस्ट डैमेज, उसके साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसा ना हो समाज के अंदर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन किया और जिस बुक में वो लॉ एंड ऑर्डर्स मेंटेन किए गए हैं उसको हम भारत के संविधान के नाम से भी पढ़ते हैं। हालांकि दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए हमारे पास अलग बुक्स होती हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन भारत का संविधान पूरे देश के नागरिकों के लिए समान जो है धारणा रखता है, ठीक है। जो संविधान ने कह दिया वो जम्मू कश्मीर का व्यक्ति भी मानेगा और वो कन्याकुमारी का व्यक्ति भी मानेगा, वो अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति भी मानेगा और वो गुजरात का व्यक्ति भी मानेगा, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इन अ डेमोक्रेसी लाइक आर, ठीक है, हमारी डेमोक्रेसी यानी इंडिया, पीपल आर एट द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम। देखो इंडिया के अंदर क्या है, यहाँ भारत एक डेमोक्रेसी है ना, तो हम क्या करते हैं, हम हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को ऊपर भेजते हैं। ऊपर मतलब कहाँ, लोकसभा में भेजते हैं, ठीक है। वो जो है वो लोग हमारी ही वॉइस को कहाँ रखते हैं, सरकार के बीच में रखते हैं। बेसिक सा इसका मीनिंग ये है। लेकिन आई वॉन्ट यू टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, सो लेट्स जस्ट रीड इट वंस। ओके, इन अ डेमोक्रेसी लाइक आर्स, यानी कि हमारी जो देश की डेमोक्रेसी है भारत के अंदर, ठीक है, पीपल आर एट द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर, हम है, इसका जो केंद्र है वो हम है। आप देखोगे प्रियम्बल शुरू होती है तो कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। तो सारी पावर किसको दे दी गई है, पीपल ऑफ इंडिया को दे दी गई है। ऑलराइट, सो पीपल आर at the center of political power and at the representatives elected by them rule only to serve their interest। rule तो वो लोग कर रहे हैं लेकिन उनको क्योंकि हमने चुन के भेजा है तो वो हमारी जो इंटरेस्ट वाली जो बातें हैं वो भी बोलते हैं, हमारे जो हित की बात जो है वो सरकार के सामने रखते हैं। In this situation, the Constitution plays crucial role in the proper functioning of a democratic government. Okay, and this is Constitution that defines the role and powers of the people elected representative. जो लोगों के द्वारा people's elected representative हैं, लोगों के द्वारा चुने गए representatives हैं, ठीक है। The member of parliament, ठीक है, and the state legislative assemblies। अब देखो जो लोग चुनकर गए हैं, हमारे यहाँ से इलेक्ट होकर गए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो जाके कहाँ बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, ठीक है। एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि राज्य विधानसभा में भी बैठे हैं। भारत क्या है, एक फेडरेशन है, फेडरल कंट्री है, राइट। तो जब हम फेडरेशन की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक सेंटर होगा और जो स्टेट्स होंगे, देखो ये सेंटर है, ठीक है, तो ये जो सेंटर होगा इसके अंडर में कौन होंगे, स्टेट्स होंगे। स्टेट खुद को सेंटर से अलग नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस फेडरल सिस्टम, ठीक है। हम जहां पे भी फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कौन है, सेंटर में कौन है, प्रधानमंत्री है।
लाइक रियल पावर्स तो प्रधानमंत्री के पास ही हैं, लेकिन नॉमिनल पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास भी हैं। ठीक है, तो इन अ कंट्री लाइक इंडिया स्टेट्स में कौन रूल करते हैं? लाइक सीएम होता है। नॉमिनल पावर्स हालांकि गवर्नर के पास भी होती हैं। हमको क्यों समझना है ये चीज? हमको इसलिए समझना है कि कहीं पे भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा स्टेट और सेंटर के बीच में, देन इन दैट केस लाइक सेंटर्स डोमिनेशन विल प्रिवेल। ठीक है, लाइक जो सेंटर कहेगा उसको मान्यता दी जाएगी। चलिए ये बात तो आगे हम देखेंगे, लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि लाइक मेजर फंक्शंस क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्योंकि मेजर गाइडलाइंस दी गई हैं बेटा कि देश किस तरह से चलेगा, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी हैं, लाइक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी हैं, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट, हम बहुत देर से पार्लियामेंट पार्लियामेंट बोल रहे हैं कि हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट में जाकर बैठेंगे, तो पार्लियामेंट किन किन लोगों से मिलकर बनती है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, ओके, The Indian Constitution serves different purposes. Let us discuss some of the important functions of our Indian Constitution. कौन कौन से important functions हैं बेटा, फटाफट से देख लेते हैं। पहली बात तो देखो, it lays out certain ideals or principles that determines the structure, nature and duties of government in our country. ये वो संविधान जो है, ये जो संविधान है ये वो स्ट्रक्चर, लाइक एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसका जो नेचर है, उसका जो ड्यूटीज, किस किस की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, इन सबको कौन डिटरमाइन करेगा? हमारा संविधान डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर, नेचर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। गवर्नमेंट क्या होती है ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी समझा है, और यहां पर भी हम आने वाले चैप्टर्स में धीरे 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 हर चीज को बहुत अच्छे से समझते चलेंगे। It helps to serve as the rule and principles that everybody respect and abide by. इसके जो रूल्स हैं उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने संविधान का उल्लंघन किया तो बेटा हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ठीक है, जिसको जुडिशरी भी बोलते हैं। तो क्या करेंगे, लाइक अगर वायलेशन हो गया तो फिर जुडिशरी विल टेक स्टैंड अगेंस्ट। ओके, ऑल राइट, चलिए। A country has different communities of people who belong to diverse religion. देखो सीधी सी बात है, हमारे देश में अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है लोगों का। ठीक है, कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हमने देखा है हमारे कंट्री में ट्राइब्स भी तो रहती है ना। क्या ट्राइब्स जो ट्राइब्स हैं उनका लाइफस्टाइल हमारे जैसा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। वो हमारे जैसा लाइफस्टाइल चाहते भी नहीं है। तो ऐसे में उनके एनवायरमेंट को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी सरकार की। हमारी सरकार किससे चलती है? संविधान से चलती है। ठीक है, तो संविधान में उनके लिए भी नियम बनाए गए हैं। दे मे नॉट नेसेसरीली अग्री ऑन एवरी इशू, देयरफॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू सर्व एज द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ओके, फॉर एवरीबडी। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स रूल्स टू prevent the domination of the majority over minority. जैसे I told you, जंगल राज ना हो जाए। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को क्या ना कर दे, डोमिनेट ना कर दे। तो इसके लिए भी रूल्स हमारे पास हैं। कहां पर है ये रूल्स? कहां लिखे गए हैं? संविधान में लिखे गए हैं। ठीक है, it ensures that the interests of the minorities are not neglected. The Indian Constitution guarantees rights to equality of all the citizens. ठीक है, no citizen can be discriminated against on the ground of religion, race, caste and gender. ये सब चीजें अलग अलग आर्टिकल्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, ये जिसकी बात हो रही है ये हमारा आर्टिकल 15 होता है। ठीक है, ओके, देन कम्स, मतलब हम लोगों को क्या करेंगे, यहां देखो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। रेस, कास्ट, जेंडर, ठीक है, रिलीजन, इसके बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। मतलब कोई स्कूल ये नहीं कह सकता कि आप XYZ रिलीजन को बिलोंग करते हो इसलिए हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। कोई कंपनी ये नहीं कह सकती कि आप XYZ लाइक कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो इसलिए हम आपको जॉब्स नहीं देंगे। अगर कहीं पर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन माना जाएगा। ठीक है, देन कम कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम एज वेल। ठीक है, कैसे? देखो, इट सर्व्स द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस दैट
govern decision making, ठीक है. The constitution in power of the state and center are clearly defined, ठीक है. There are very clear limits for both when it comes on making laws, ठीक है. तो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेगा, किस चीज को डिफाइन करेगा, द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है. अब उसने बता दिया कि हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरह का है. आई टोल्ड यू, इनफैक्ट हमने प्रीवियसली इस चीज को पढ़ा भी है प्रीवियस क्लासेस में अपनी, कि जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, हमारी बॉडी में जितने पार्ट्स हैं, ठीक है, हर पार्ट की अलग अलग फंक्शनिंग है, राइट. सिमिलरली गवर्नमेंट में भी अलग अलग क्या होंगे, लाइक डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, राइट. तो गवर्नमेंट बॉडीज की जब हम बात करेंगे, हमारे पास लेजिस्लेचर है, हमारे पास एग्जीक्यूटिव है और हमारे पास जुडिशरी है, ठीक है. तो इन सब में, इन सबको लाइक कलेक्टिवली मिला के हमने कहा कि ये हमारी कंट्री का क्या होगा, सिस्टम होगा. तो इसी तरह से सिस्टम काम करेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्या होगा अगर देश के अंदर कुछ डिसेंट की स्थिति बन जाए, ठीक है. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट. वी ऑफन हियर अबाउट पीपल टेकिंग आउट लाइक प्रोसेशन और रैलीज. हम कई बार देखते हैं लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं या फिर रैली निकालने लगते हैं. किस बात के लिए भाई, सरकार ने कोई नया नियम निकाल दिया, कोई नया बिल पास हो गया, ठीक है. अभी रिसेंटली देयर वाज अ बिल, क्या नाम था उसका, हिट एंड रन केस के लिए एक बिल पास हुआ था, ठीक है. तो उस टाइम पे लोगों ने क्या किया, उसका प्रोटेस्ट किया, ठीक है. ओके, तो कभी क्या होता है कि अगर लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, वो किसी चीज से अग्री नहीं कर रहे सरकार की, ठीक है, और सिटिंग ऑन फास्ट, कई बार क्या होते हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं लाइक अन्ना हजारे, ठीक है. एंड सम लॉज, किस लिए बैठ रहे हैं, अगेंस्ट सम लॉज विच दे थिंक माइट वायलेट देयर फ्रीडम. वो कुछ ऐसे राइट्स के अगेंस्ट धरने पे बैठ जाते हैं, कहते हैं कि शायद ये, जिससे उनको ये लगता है कि हमारे राइट्स क्या हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं. Such an expression of disagreement of the opposition or the opposition is termed as dissent. इस तरह का जो opposition है, जहां पे लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, किस लिए, कि हमारे राइट्स क्या होंगे, वायलेट होंगे, तो इसको हम डिसेंट बोल देते हैं, ठीक है. अब डिसेंट कैन लाइक डिसेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी. बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. लाइक ऐसा नहीं है कि अगर किसी की सरकार चल रही है, मान लो सरकार मेजॉरिटी में भी है और उसकी कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही, आप लकी हैं कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां आप अपनी बात को रख सकते हैं. यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है. ओके, so dissent has an important role in democracy as it expresses people's freedom to oppose a law being imposed on them. कोई भी लॉ आपके ऊपर थोपा नहीं जा सकता until and unless it has valid reason, ठीक है. ओके, विदाउट देयर कंसेंट, लोगों की मर्जी के बिना आप उनके ऊपर किसी नियम को थोप नहीं सकते. लाइक अगर आप कोई लॉ लेकर आए हैं और वो लाइक किसी के भी राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा है, यू हैव टू एक्सप्लेन इट. ओके ओके, a brief discussion on the salt satyagraha led by Mahatma Gandhi during the colonial period and the anti-liquor campaign launched in 1991 in Andhra Pradesh will give you a better understanding of what makes dissent so important. अब इससे देखो, यहाँ पे हमको दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. पहला है नमक सत्याग्रह का और दूसरा है एंटी लिकर कैंपेन का, जो कि 1991 में लॉन्च हुआ था, ठीक है. अब इन दोनों से हम समझेंगे कि विरोध करना क्यों जरूरी है. अब हमने ये हिस्ट्री में भी पढ़ा है, राइट. तो हिस्ट्री में हमने देखा था कि सरकार ने क्या कर दिया, नमक के ऊपर भी क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया. We have read about salt law which was imposed by British government in 1882, ठीक है. Through this act, the collection or production of salt by anyone without the permission of the colonial authorities was declared unlawful. इसको क्या बता दिया, अगर आपको क्या करना है, नमक को प्रोड्यूस करना है, लाइक हाँ, उसका प्रोडक्शन करना है या उसका कलेक्शन करना है, आपको किसकी परमिशन चाहिए, सरकार की चाहिए. Besides, a tax was also imposed on salt which affected the common people. नमक तो सबकी जरूरत है, ठीक है. इसके प्रोडक्शन के लिए हमें आपकी परमिशन क्यों चाहिए, इसके लिए लाइक इसको यूज करना है तो हमें आपको टैक्स क्यों देना है. इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी जी क्या कर देते हैं, एक नमक सत्याग्रह छेड़ देते हैं, ठीक है. अब दिस सॉल्ट सत्याग्रह कैंपेन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, ठीक है. ये क्या करेंगे,
वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं है, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने क्या निकाली थी, दांडी यात्रा, हमने पढ़ा था इसके बारे में। ओके, इन अर्ली 1930s द इंडियन नेशनल कांग्रेस चोज सत्याग्रह एज द मेन टूल टू अटेन इंडिपेंडेंस, ओके, from British rule. The Dandi March and Dharsana Satyagrah demonstrated the effective use of civil disobedience as a technique for fighting social and political injustice. ये तो भाई क्या है, सोशल इनजस्टिस है, ठीक है, ये क्या है, पॉलिटिकल इनजस्टिस है, आप अपनी क्या कर रहे हो, पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तो फिर इसके अगेंस्ट में क्या किया गया, नमक सत्याग्रह किया गया। दे डीपली इन्फ्लुएंस्ड अमेरिकन सिविल राइट फॉर ब्लैक एंड अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स इन 1960s। देखो क्या होता है कि ये लोग क्या हैं, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड भी थे किससे, अमेरिकन सिविल राइट से, ठीक है। उसके बाद में भी कुछ क्या हुए कि माइनॉरिटी ग्रुप्स के अगेंस्ट कुछ ऐसी चीजें थी जो लोगों को क्या कर रही थी, बहुत प्रभावित कर रही थी। तो ओके, तो यहां से हमने क्या जाना, हमने जाना नमक सत्याग्रह के बारे में। और अब हम बात करेंगे एंटी लिकर कैंपेन, जिसका टाइम पीरियड देखा जाता है 1991 में होता है ये, ठीक है। तो देखो 1991 में क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ वुमेन फ्रॉम डुबागुंटा विलेज इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। I might be pronouncing it wrong because I am not from Andhra. Okay, so basic concept is कि आंध्र प्रदेश के अंदर क्या होता है, एक प्रोटेस्ट होता है। किस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, ये महिलाएं प्रोटेस्ट करेंगी, क्यों करेंगी, देखते हैं। ओके, let me just highlight this for you once and then we are good to go. Okay, या तो देखो क्या होगा कि ये एक आंध्र प्रदेश के अंदर मूवमेंट चला, जिसमें क्या होगा, एक वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस ऑफ एल्कोहलिज्म अमंग द मेल मेंबर्स। जो घर के जो मेल मेंबर्स हैं बहुत ज्यादा क्या करने लगे, ड्रिंक करने लगे, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अटैक बाय मेल मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। ओके, द फैमिली फोर्स्ड द वुमेन टू स्टार्ट स्ट्रगल। ये लोग इतना ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे थे, अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे थे कि इनके घर की महिलाओं को उतर के आना पड़ा। किस बात के लिए, बंद करो, लिकर को क्या कर दो, बंद कर दो। बैनिंग द सेल ऑफ चीप लिकर प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, द मूवमेंट वाज लेड बाय एन ओल्ड वुमन नेम्ड वरदानेनी रोजम्मा। Okay, it was her name. Please remember this name. Okay, I'm sure you will be able to do this. Yeah. Okay, it started with unloading liquor in her village in April 1991. Okay, subsequently she organized the women and led their protest, which eventually forced the attack trader to leave the area. ठीक है, उन्होंने क्या किया, सारी महिलाओं को इकट्ठा किया, सबने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। और जब प्रोटेस्ट किया, देखो आपकी आवाज, यदि आपको आवाज उठाने का तरीका आता है, आई एम टेलिंग यू, आपका जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने सही दिशा में प्रयास किया है। बट यस, आपका प्रयास सही दिशा में और सही तरीके से और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए, देन डेफिनेटली यू विल गेट फ्रूटफुल रिजल्ट। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है। एज द रिजल्ट ऑफ अ मूवमेंट, a statewide ban was imposed on the sale of alcohol in 1995. तब भी देखो कितना टाइम लग गया, 1991 में they started और बैन कब हुआ, 1995 में। The movement was great expression of the empowerment of women at local level. It clearly showed how they could mobilize support on important issues and force the government to take action against a practice that was harmful for the society. All right, that is all about these two important movements. ठीक है, हमें यदि जानना है कि विरोध करना क्यों जरूरी है मतभेद की स्थिति में, तो हम इनको पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाउरी। वी ऑल नो व्हाट इज दिस। डाउरी ज्यादातर आप देखते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉट जस्ट नॉर्थ इंडिया एक्चुअली, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही ये चीज प्रचलित है, ज्यादा ऑल ओवर इंडिया पीपल आर अवेयर ऑफ इट, ठीक है। इनफैक्ट ये कुछ और एशियन कंट्रीज में भी क्या है, बहुत ज्यादा प्रचलित है, ठीक है।
अब डाउरी क्या है? डाउरी कैन बी डिफाइंड एज द मनी और गुड्स, ठीक है, जो कि लोग क्या कहते हैं, हम अपनी बेटी को उसके लाइक शादी के मौके पर गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। इट इज एन एंशिएंट कस्टम व्हिच कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मेनली साउथ एशिया। याद रखना, ये केवल इंडिया में नहीं है, ये साउथ एशिया में भी उतना ही मात्रा में है, ठीक है। इन इंडिया डाउरी मतलब दहेज, हम इसको लाइक हिंदी में दहेज एंड उर्दू में आप देख सकते हैं जहेज भी बोलते हैं, ओके। एंड इट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, विद द पासेस ऑफ टाइम इट बिकेम ऑब्लिगेटरी फॉर द ब्राइड्स फैमिली टू गिव पेमेंट ऑफ द कैश और गिफ्ट्स। एंड अब देखो, इसको समझना क्यों जरूरी है, अब इसको समझो। देखो वो क्या दे रहे थे, लाइक इट में इंक्लूड कैश भी दे सकते हैं, ज्वेलरी भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी दे सकते हैं, एंड देन अदर हाउस होल्ड आइटम्स भी दे सकते हैं, वॉशिंग मशीन दे सकते हैं, बेड दे सकते हैं, टीवी दे सकते हैं, दे कैन गिव देम एनीथिंग, ठीक है। इस सबको क्या माना जाएगा? गिफ्ट माना जाएगा। भाई इनिशियली जब ये चीज शुरू हुई थी उसका रीजन क्या था कि बेटी की शादी, देखो हमारे पास क्या नहीं थे, हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम बहुत कम थे, ठीक है। तो अब बेटी की शादी बहुत दूर कर दी गई है, तो उसको एक होमली एनवायरनमेंट मिले, उसको ये लगे कि इस घर में ज्यादातर चीजें मेरी ही हैं, इसलिए उसको गिफ्ट के तौर पे ये सब चीजें दी जाती थी। लेकिन बाद में इसका किस तरह से दुरुपयोग होना शुरू हो गया कि लोगों ने खुद सामने से चीजें मांगना शुरू कर दिया। जब ये मांगना शुरू कर दिया तो ये जो कस्टम है ये एक मेल प्रैक्टिस यानी कुप्रथा की तरह बन गया, दहेज प्रथा बन गया, ठीक है। अब इसके हमारे सामने कंसिक्वेंसेस कैसे कैसे देखने के लिए आए। नॉट एवरी फादर इज दैट रिच कि वो आपको सारी फैसिलिटीज दे देगा, ठीक है। जब लोगों ने मुंह खोलकर मांगना शुरू किया, अब ये लोग अगर उनकी लाइक मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं दे पा रहे हैं तो उसका जो उसकी पनिशमेंट के तौर पे जो देखा गया, उसके लड़कियों को बहुत ज्यादा कंसिक्वेंसेस देखने पड़ रहे थे। लाइक सम वर बर्न्ड, एक्चुअली उनको जला दिया जाता था, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की जा रही थी, इनफैक्ट कुछ जगहों पे शायद आज भी की जाती है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में भी हमें क्या लाना जरूरी था, कोई लॉ तो ऐसा इंट्रोड्यूस होना ही चाहिए था, ठीक है। अब देखो इसमें और एक चीज क्या होगी, अब डाउरी क्योंकि आपने एक प्रथा बना दी तो क्या होगा, जो लड़की की फैमिली है दे ऑफन कम्स अंडर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेन। उनको आपने सुना है ना कि लाइक किसी भी बेटी का जो फादर है वो क्या करेगा, बचपन से उसके लिए क्या है लाइक पैसे जोड़ना शुरू कर देता है कि उसके दहेज में ये देना है, ये देना है, उसकी टेंशन बचपन से शुरू हो जाती है, राइट। सो दिस हैज बीन साइटेड एज वन ऑफ द रीजन फॉर फैमिलीज रिसोर्टिंग द सेक्स सिलेक्शन एंड फेवरिंग द बर्थ ऑफ सन। अब इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर एक और धारणा बन गई कि भाई बेटी होगी तो दहेज देना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि बेटी ना हो, बेटा हो जाए, ठीक है, ओके। तो अब क्या हुआ, यहां से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया। सो दिस हैज कॉज्ड इम्बैलेंस इन सेक्स रेशियो, ठीक है, इन इंडिया ड्यू टू द सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड deliberate unlawful killings of the girl child is another cause of this imbalance in sex ratio in India। इसकी वजह से रीजन क्या था, डाउरी, लेकिन हम कहां पहुंच गए, फीमेल इन्फेंटिसाइड तक पहुंच गए, ठीक है, ओके। द प्रॉब्लम फर्स्ट गेन नेशनल अटेंशन, सबसे पहली बार इसके ऊपर ध्यान किसमें, कौन से ईयर में दिया गया, 1970s में, व्हेन अ न्यू जनरेशन ऑफ female journalists began investigating the scope of the murders in Indian newspaper, ठीक है। Then static shows a large increase in such murders since 1980s. A number of the brides died in India every now and then, okay. So the cases of domestic violence due to the dowry are also on rise। जो domestic violence के cases थे वो भी क्या दिखाई दिए, बढ़ते हुए दिखाई दिए बेटा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाउरी लॉ इन इंडिया। अभी आपको समझ में आया कि हमें लॉज की जरूरत ही क्यों है भाई, लाइक किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, किसी के साथ इनइक्वालिटी वाला ट्रीटमेंट ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जिसकी वजह से वी नीड लॉ इन आवर कंट्री, ठीक है। अब आप यहां देखेंगे, the government of India has passed a number of civil laws, criminal laws and special legislative acts against the practice of dowry in India. The payment of dowry was prohibited by passing of the dowry prohibition, ठीक है। अब देखो 1961 में क्या आता है, Dowry Prohibition Act 1961, yes, okay. This is
इंपॉर्टेंट फॉर अस, प्लीज मार्क इट। हमको यहीं से एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कौन से ईयर में आपको देखने के लिए मिलता है, देन इट इज 1961। और यही नहीं है, आप यहां देखेंगे लाइक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द टर्म डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन रीडिफाइंड इन लाइक टू इंक्लूड हैरेसमेंट टू मीट अनलॉफुल डिमांड ऑफ डाउरी। ठीक है, इसके सिवाय कुछ और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉज हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट लाइक डाउरी को क्या किया जा सके, पूरी तरह प्रोहिबिट किया जा सके। ठीक है, नाउ आई होप लाइक अभी तक हम लोग इस बात को समझ चुके हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है लॉ का। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, all of us want to live in an environment which we can freely pursue our goals। ठीक है, हम चाहते हैं ना एक ऐसा माहौल हो कि हर व्यक्ति अपने काम आराम से शांतिपूर्ण तरीके से करता रहे। अब उसकी शांति में कहीं कोई विघ्न ना आए, उसके लिए हमको क्या चाहिए, लॉज चाहिए। ठीक है, विदाउट फियर ऑफ ऑप्रेशन, इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी किसी भी स्थिति के बिना हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। बट it is impossible to have such an environment unless there is a certain mechanism to regulate our existence and pave the way for health and equal opportunities। ठीक है, and then of growth। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको कोई ऐसे रूल्स चाहिए जिससे क्या कर सके, हम अपने जीवन में होने वाली चीजों को लाइक रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई ऐसे रूल्स होने चाहिए। ठीक है, दिस इज द मेजर रीजन व्हाई वी नीड सर्टेन सेट ऑफ लॉज। ठीक है, द अबव केस स्टडी शोज हाउ प्रॉपर एंड इफेक्टिव लॉ कैन लिबरेट आवर सोसाइटी फ्रॉम नेगेटिव प्रैक्टिसेस एंड कस्टम। देखो, अगर वो एक टीम जिसको आपने पढ़ा, जर्नलिस्ट, यंग जर्नलिस्ट की एक टीम जिसने ये फाइंड आउट किया कि उन्होंने क्या फाउंड आउट किया, उन्होंने फाइंड आउट किया कि भाई जो नंबर ऑफ लाइक डाउरी की वजह से नंबर ऑफ डेथ है वो बढ़ रही है लड़कियों की, नंबर ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड बढ़ रहा है। ठीक है, वो एक उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई, तभी तो ये लॉज एग्जिस्टेंस में आए। राइट, अगर वो लोग नहीं ऐसा करते तो क्या चलता रहता, यही चलता रहता ना कि भाई किसी लड़की के साथ मान लीजिए कि उसकी शादी के बाद में कोई भी ऐसे काम हो गया, डाउरी की वजह से उसको मार दिया गया, तो लोग क्या कहते हैं, ठीक है उसकी किस्मत ऐसी थी। राइट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व थिंग्स एंड डिसेंट, शो योर डिसेंट। आप अपना विरोध उसके प्रति दिखा सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। लेट्स क्विकली टेक अ रिव्यू कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। Okay, the constitution of a country is a written law. Yes, हमने पढ़ा था ये। The dissent expresses people's freedom to oppose a law being imposed on them without their consent। कोई भी चीज किसी व्यक्ति की मर्जी के बिना उस पर इम्पोज कर दी गई है तो उसको अपोज करने का उस व्यक्ति के पास क्या है, अधिकार है। ठीक है, चलिए। Rosamma was a rural woman and she was from Andhra Pradesh who led the anti-liquor campaign. Yes. The Indian Constitution came into force. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हमारे पास दो डेट्स हैं। ओके, 1949 ईयर दिया हुआ है और 1950 भी दिया हुआ है, तो हमको ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को it actually came into the force. Then comes salt satyagraha was protect against, it was not protect, it was a protest, right? So it was a protest against what, बताइए? It was a protest against British. Yes, the dowry system is prevalent in South Asia. हमने ये सब आज पढ़ा है already. So what we are gonna do, let's quickly circle these, right? Anti-liquor, option number A is the correct answer and make sure your circles are properly filled. Wow. Okay. And then, okay, option number B, 26 जनवरी 1950. Yep, we are gonna circle this as well. Ta-da! Yes, perfect. Okay, and then comes option number B again. Yeah, British rule. So we are gonna fill it. Perfect. And then comes option number A. A will be the right answer. साउथ एशिया के अंदर हमने पढ़ा था कि ये क्या है, साउथ एशिया के अंदर डाउरी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर अभी भी क्या होती है, एग्जिस्ट करती है, तो वी हैव टू से इट्स साउथ एशिया। ओके, परफेक्ट। नाउ
fill in the blanks. The constitution determines, what does it determine? Tell me. हमने पढ़ा था constitution determines the nature and what? Tell me quickly. Yes, you are absolutely genius. As nature and structure. Yes. हमने 3 चीजें पढ़ी थी. What was the third one? You have to tell me. A statewide ban was imposed on sales of alcohol in Andhra Pradesh in 1991 or 1995? It was in 1995, right? Okay. The dash of India was enacted. It was Constitution of India, right? CONSTI. CUTION, Constitution. Okay. Mahatma Gandhi staged a dash at the Darsana Salt Work near Delhi. What will be the answer? Tell me quickly. So what did he do against this Namak Satyagraha or Namak Kanun? Uske against, what did he do? Tell me. It was a peaceful Satyagraha, right? So we can say PEAC. Peaceful protest at the Dharsana salt work near Delhi, right? Okay. The constitution is also called the dash of the land. हमने अभी देखो यहाँ देखा था ना, तो यही तो करना है. Constitution is like a constitution of country is a written law of the land. So what we will say, it's written law. All right. And let's move on to true and false now. According to the preamble of Constitution, the Union of India is sovereign, socialist, secular, democratic and republic. That's true. Salt Satyagraha was stated by Gandhi ji. That's true. Okay. The payment of dowry was prohibited in 1971 or 1961. It was in 61. So we will say the statement is false. Okay. Gandhi broke the salt law in April 1930. Is that true? Yes. And then Satyagraha is a practice based on the American civil rights movement. That's true again. Okay. So that is all for today. I hope you like the chapter and everything must be clear by now. And that's all for today. I'll see you in the next session. Till then, bye-bye. Keep practicing, keep revising because revision is the key. Bye-bye.